गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा छठी का पृथ्वी हमारा आवास नामक किताब का दूसरा पाठ आगे पढ़ेंगे बेटा। इस पाठ का नाम है ग्लोब, अक्षांश व देशांतर। अब इस वीडियो में बेटा हमें इस पाठ के आगे वाले भाग को हमें पढ़ेंगे। पृथ्वी के ताप कटिबंध, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। अगर कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच के अक्षांश होते हैं तो उनमें सूर्य जो होता है वर्ष में एक बार दोपहर के समय बिल्कुल सिर के ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, भी सबसे ज़्यादा गर्मी होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। भाई इस एरिए को जो कर्क और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है तो इसको हम उष्णकटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। भाई कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद के जो अक्षांश हैं वहाँ पर कभी भी दोपहर का सूर्य सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। जब हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो सूर्य की जो किरणें होती हैं वे तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुववृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्य रहता है। भाई जो उत्तर की साइड में उत्तरी गोलार्ध है जो कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण की साइड में दक्षिणी गोलार्ध से मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो एरिया है वहाँ का तापमान मध्यम रहता है। इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुववृत्त एवं उत्तरी ध्रुववृत्त अथवा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुववृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। भाई उत्तरी ध्रुववृत्त और दक्षिणी ध्रुववृत्त का जो एरिया है वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य के क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं। भाई उत्तरी ध्रुववृत्त और दक्षिणी ध्रुववृत्त में सूर्य की किरणें ज़्यादा नहीं पहुंच पाती, इसलिए यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। अब बेटा हम देशांतर क्या है इसके बारे में जानेंगे। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। कभी हमें किसी स्थान की स्थिति जाननी है अतः उस जगह के अक्षांशों के अतिरिक्त कुछ जानकारियों की भी और ज़रूरत होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी ये सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय या मध्योत्तर कहते हैं तथा इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों से मापा जाता है। जो इनके बीच की दूरी होती है उनको देशांतर के अंशों से मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी
ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। भाई ये अर्धवृत्त होते हैं और इनके बीच की जो दूरी होती है वो ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। इन ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। भाई जब ये ध्रुवों के पास चली जाती है तो इनकी दूरी शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामियोत्तर आपस में मिलती हैं। भाई जहाँ पर सभी देशांतरीय रेखाएं आपस में मिलती हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामियोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामियोत्तर से पूर्व और पश्चिम की गिनती शुरू की जाएगी। अब भाई जो ब्रिटिश जो राजकीय वेधशाला है उसके पास जो ग्रीनविच नामक जो जगह है वहाँ पे, तो वहाँ से जो गुजरने वाली जो यामियोत्तर है उसको मेन माना जाएगा, और उसके पूर्व की और पश्चिम की तरफ जाने वाली जो यामियोत्तर हैं उनकी गणना की जाएगी, गिनती की जाएगी। इस यामियोत्तर को प्रमुख यामियोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक की गणना करते हैं। प्रमुख यामियोत्तर तथा 180 डिग्री यामियोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व और पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामियोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामियोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर का सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपको मतलब अक्षांश रेखाओं का और देशांतर रेखाओं की सही जानकारी हो तो हम उस जगह के बारे में आसानी से जान सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखो जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति को बताता है। इसको समझने के लिए एक कागज पर समान दूरी वाले क्षितिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1, 2, 3, 4 से तथा क्षितिज रेखाओं को क, ख, ग, ग, ड अक्षरों से हम व्यक्त कर सकते हैं। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर तथा क्षितिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। जहाँ पर ये दोनों टाइप की रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तब वहाँ पर कुछ वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को ए, ब, श, द तथा ध नामों से व्यक्त करें। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों और क्षितिज रेखाएं उत्तर देशांतों को व्यक्त करती हैं। अब आप देखेंगे कि वृत्त ए और ख उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब बेटा हमें
जो ये चित्र दिखाया गया है ना, इसको देखते हैं। ग्रिड वाला चित्र, ये हमारी पृथ्वी का चित्र दिखाया गया है। इसमें ऊपर से जो नीचे की तरफ जो रेखाएं खींची हुई हैं, ये सारी देशांतर रेखाएं हैं। और ये देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर जाकर आपस में एक दूसरे से मिलती है। और ये जो बीच की जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये ग्रीनविच में है, इसको हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा माना है। अब ये जो साइडा में समानांतर जो रेखाएं दिख रही हैं, इनको हम अक्षांश रेखाएं या समांतर रेखाएं कहते हैं। और इनकी ये जो बीच की जो रेखा है, उसको हमें भूमध्य रेखा या विषुववृत्त रेखा कहते हैं। इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो ये जाल बना हुआ है, इसको हम ग्रिड कहते हैं। अब बेटा इस पाठ का आगे का जो भाग है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।